नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। कई दिनों से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर पीआईबी न्यूज एनालिसिस लेकर आइए। तो स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन पीआईबी न्यूज एनालिसिस लेकर आ रहा है। ये सेशन वीकली होने वाला है और इस सेशन में 1 से लेकर 7 जून तक की पीआईबी न्यूज को एनालिसिस किया जाएगा। इस सेशन की कीमत वो स्टूडेंट्स अपने लाइफ में समझ सकता है जो कि अपनी तैयारी के लिए सीरियस है। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पीआईबी न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। इस सेशन की कीमत वो भी स्टूडेंट समझ सकता है जो कि मेंस के लिए आंसर राइटिंग करता है। तो मेंस आंसर राइटिंग में आपके आंसर्स के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन शार्पनेस और एक एसेंस का काम करता है पीआईबी। तो यदि आप लोग अपने आंसर के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो आप लोगों को पीआईबी न्यूज बहुत अच्छे से कवर करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा कि पीआईबी न्यूज को कवर करने का एक तरीका होता है कि सिलेबस आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए, और जब भी आप लोग किसी न्यूज को देखें तो आप लोग उसको डायरेक्टली रिलेट कर पाओ अपने सिलेबस के साथ में कि मुझे जो है ये कौन से वाले पेपर के लिए और किस टॉपिक के लिए अच्छे से पढ़ना है। तो ये सारी बातें पूरा कंक्लूड होंगी, तब आपका एक बहुत बेहतरीन आंसर जो है वो सामने निकल कर आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन की। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन हो आप लोग दीपक इंदौरा 021 इंस्टा पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएगी और इसके साथ में बहुत ही बेहतरीन क्विज जो है वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं। सबसे पहली न्यूज हम लोग कवर करते हैं जीएसटी कंपनसेशन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आपको पता होगा कि 2016 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया था 101। उसी अमेंडमेंट के साथ में सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक साथ में कंक्लूड करके एक नया फॉर्म लाया गया था जिसको जीएसटी कहा गया था। और जीएसटी को लागू करने वाला इंडिया जो था वो पूरे वर्ल्ड में 161वां देश बना था। पूरे वर्ल्ड में यदि हम लोग बात करें तो फ्रांस पहला ऐसा कंट्री था जिसने जीएसटी को अपनाया था। और हमने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल ऐड किया था 279A, जिसके तहत हम लोगों ने जीएसटी को अपना लिया था। लेकिन जब जीएसटी को अपनाया गया तो कई स्टेट जो थे वो इसको विरोध में थे, क्योंकि आप लोग को पता है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 इसके तहत यह कहा गया था कि यदि इसको पास करवाना है तो स्पेशल मेजोरिटी तो होनी ही चाहिए, साथ में हाफ ऑफ स्टेट जो है उनकी भी सहमति होनी चाहिए। इसीलिए उसी ऑर्डर के अंदर आसाम पहला ऐसा स्टेट बना था जिसने जीएसटी को सबसे पहले पास किया था। लेकिन कई स्टेट ऐसे भी थे जो कि इसके खिलाफ थे, इसकी नाराजगी जो थे वो व्यक्त कर रहे थे। कारण क्या था कि उनको यह लग रहा था कि जैसे ही जीएसटी को लागू किया जाएगा तो उनके रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है। तो उसी को कंपनसेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी कंपनसेशन जो था इसको लागू किया अगले 5 साल के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज एनालिसिस की कि क्या कहता है जीएसटी कंपनसेशन। रिसेंटली क्या हुआ है कि 31 मई 2022 को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 86,912 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं जीएसटी के तहत। और जीएसटी के अंदर 3 टैक्सेस को इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले इसके अंदर स्टेट जीएसटी की हम लोग बात करेंगे। स्टेट जीएसटी है, इसके साथ में सेंट्रल जीएसटी है जिसको सीजीएसटी कहा जाता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी की हम लोग बात करते हैं। तो ये जो 3 तरीके का जीएसटी है इसमें से स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है इसको स्टेट्स के अंदर डिवाइड करे। लेकिन स्टेट जो थे उनका एक डिमांड था कि हमें जो है इसके तहत रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए सरकार ने एक रास्ता जो था वो इख्तियार किया और वो रास्ता ये था कि अगले 5 साल तक हम आपको जीएसटी कंपनसेशन देंगे, यानी कि 2021 तक ये कंपनसेशन दिया जाएगा। तो क्या इसकी अब वैलिडिटी एक्सटेंड की जाएगी, ये भी अपने आप के अंदर एक बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन यदि मान लीजिए कि स्टेट को ये जीएसटी कंपनसेशन दिया जा रहा है तो इसके तहत जीएसटी कैसे इसको रेगुलेट करते हैं। जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हैं,
उनको स्टेट जो है वो इसी कंपनसेशन के द्वारा क्या करते हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं और इसके तहत स्टेट के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको वेल मैनेज जो है वो किया जाता है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि जीएसटी कंपनसेशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 101 एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 2016 के अंदर और उसके तहत एक अधिनियम जो था वो भी पारित किया गया था, एक्ट को पारित किया गया था। इसके तहत राज्यों को एसजीएसटी हुआ या फिर इंटीग्रेटेड जीएसटी हुआ, उसके तहत कंपनसेशन जो है वो दिया जाता है, यानी कि एक अतिरिक्त राशि जो है क्षतिपूर्ति के तौर पर वो दी जाती है और इसकी अवधि जो है वो कितने साल निर्धारित की गई थी, 5 साल जो है वो इसकी अवधि निर्धारित की गई थी। लेकिन क्या इस अवधि को और बढ़ाए जाने की जरूरत है? तो कंपनसेशन जो है वो बेसिकली आता कहां से है? तो इसके लिए कंपनसेशन फंड जो है वो भी रेस किया गया था ताकि वहां से पैसा निकालकर स्टेट्स को दिया जा सके। लेकिन जीएसटी कंपनसेशन फंड के अंदर पैसा आता कहां से है? जितनी भी डीमेरिट गुड्स हैं, यानी कि हम लोग कहें कि स्वास्थ्य के लिए इतना ज्यादा जो है वो हमको लाभ नहीं पहुंचाती है या डायरेक्टली जो है वो हमको हेल्प नहीं कर रही है, उनको हम लोग डीमेरिट गुड्स के अंदर रखते हैं और इसके तहत जो भी सेस लगाया जाता है ऐसे गुड्स पर, इसके तहत जो भी फंड कलेक्ट होता है उसको जीएसटी कंपनसेशन फंड जो है वो कहा जाता है। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ रहा है और यदि समझ में आ रहा है तो आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि कंपनसेशन सेस जो है वो उन प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता है जो कि डीमेरिट गुड्स हैं, जैसे पान मसाला हो गया, सिगरेट हो गया, तंबाकू के प्रोडक्ट्स हो गए, तो कैफीन वाले प्रोडक्ट जो हैं उनके ऊपर भी लगाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर ये सेस लगाया जाता है और उसके तहत इस फंड के अंदर क्या आता है, पैसा आता है। अब ये जो आप लोग पूरा कंपनसेशन देख रहे हैं, राजस्व क्षतिपूर्ति की गणना जो है वो किसके आधार पर की जाती है? 2015-16 इसके लिए बेस ईयर है कि 2015-16 के अंदर जो कंपनसेशन मिल रहा था स्टेट्स को, क्या अब जो है वो मिल रहा है या उससे कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है? तो उसी आधार वर्ष के, उसी बेस ईयर के आधार पर गणना की जाती है और 14% एक कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पर जो है वो क्या की जाती है, स्टेट्स को यहां पर पे किया जाता है। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसकी डेडलाइन जो है वो एक्सटेंड हो सकती है और अगर हो सकती है तो किस तरीके से इसकी तारीख जो है वो आगे बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि 2016 के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था तो 5 साल की अवधि निर्धारित की गई थी, तो क्या अब इसे बढ़ाया जा सकता है और कैसे बढ़ा सकते हैं? तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि इसकी समय सीमा जो है वो बेसिकली कानून के अंदर निर्धारित की गई है और इसमें होगा क्या कि केंद्र सरकार को इसकी सिफारिश करनी होगी और केंद्र सरकार इसके अंदर एक अमेंडमेंट करेगा और अमेंडमेंट करने के बाद इसको क्या कर सकता है, वो एक्सटेंड कर सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि जीएसटी कंपनसेशन क्या होता है, जीएसटी कंपनसेशन फंड के अंदर पैसा कहां से आता है और जीएसटी कंपनसेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए थे। आप लोग ये जरूर ध्यान रखना। क्वेश्चन किस तरीके से रेज होगा कि जीएसटी कंपनसेशन राज्यों के लिए कितना जरूरी है और इसको एक्सटेंड करना केंद्र सरकार के लिए कितना महत्व रखता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, हर घर तिरंगा। ये मान के चलिए कि हर देशवासी के दिल में, मन मस्तिष्क के अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम को जगाने के लिए, राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान जो है इसकी शुरुआत कर दी गई है। सुनिए इसकी कहानी कि तिरंगे की कहानी बेसिकली क्या है। आप लोगों को यह पता होगा कि अब से पहले तिरंगा जब भी बनाया जाता था या तो वो हाथ से बनाया जाता था या फिर खादी के कपड़े का उसमें यूज किया जाता था। लेकिन रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और यह कहा है कि अब से पॉलिस्टर कपड़ा जो है वो भी इसके अंदर यूज किया जा सकता है और इसके साथ में मशीनरी का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो हर घर तक तिरंगा पहुंचाने के लिए ये अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो जानते हैं हम लोग इसके बारे में। आप लोग इसका एवोल्यूशन देख सकते हैं कि किस तरीके से तिरंगा जो है वो आज प्रेजेंट ट्राई कलर के अंदर हम लोग देखते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा ने 1907 के अंदर जर्मनी में इस तिरंगे को सबसे पहली बार जो था वो विदेश की भूमि पर सबसे पहले लहराया था। लेकिन आज जिस तरीके से हम लोग तिरंगा देखते हैं उसका फॉर्म बिल्कुल अलग है।
तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इसके सेशन की। देखिए, पूरे देश के अंदर एक रिवाइज्ड फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो है वो लागू कर दी गई है। इसके अंदर संशोधन जो है वो किया जा सकता है, यानी किया जा चुका है, और इसमें अब से जो है वो पॉलिएस्टर कपड़े और मशीनों की मदद से इस तिरंगे को बनाया जा सकता है। इससे पहले क्या होता था कि केवल खादी के कपड़े का यूज किया जाता था, ताकि हम लोग भारत के अंदर जो निर्मित कपड़ा है उसको क्या दे सके, प्रोत्साहन दे सकें। अब पॉलिएस्टर के अंदर मशीनें जो है वो प्रयोग होंगी, और जब मशीनों का प्रयोग होगा तो जो व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है, जो पहले इसको हाथ से बनाता था, वो क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। लेकिन इसके साथ में ही आप लोग देखिए कि जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं वहां पर हर घर के अंदर तिरंगा लगा हुआ है। मतलब तिरंगा क्या, उनका खुद का फ्लैग लगा हुआ है, जिससे एक बच्चा जब घर के अंदर पैदा होता है तो वो बचपन से ही उस फ्लैग को देखता हुआ आता है कि देखो घर के अंदर फ्लैग लगा हुआ है, और उससे ही उसके अंदर पैट्रियोटिज्म जो है वो धीरे धीरे डेवलप होता है। लेकिन हमारे लिए काफी फाउंडेशन थी, लेकिन अब जो है वो हर घर तक तिरंगा पहुंच जाएगा। आप लोग को पता होगा नवीन जिंदल केस के बारे में। एक केस हुआ था 2002 के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं नवीन जिंदल केस। नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का केस है। नवीन जिंदल ने ये जो था रिट दायर की थी कि ये जो तिरंगा है इसको हर व्यक्ति, आम नागरिक जो है वो इस्तेमाल कर सके, इसकी इजाजत दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था नवीन जिंदल केस के अंदर कि ये जो तिरंगा लहराना है, तिरंगा जो है उसको अपने घर पर लगाना है या फिर अपने ऑफिस के अंदर लगाना है, तो ये क्या है, आर्टिकल 19 के तहत स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो ये आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि आप जो है उस तिरंगे को लहराकर अपने राष्ट्रभक्ति जो है वो दिखाते हैं। और 2002 के अंदर ये जो अमेंडमेंट है वो किया गया था। तो भारतीय ध्वज संहिता जो है वो क्या की गई थी, इसके अंदर अमेंड किया गया था, और उसके साथ ही ये भी कहा गया था कि केवल खादी और हाथ से बना हुआ कपड़ा जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। हर घर तिरंगा कार्यक्रम में सरकारी भवनों, निजी कार्यालयों और आवास जो हैं उनको भी कवर करने का प्रस्ताव दिया गया है, क्योंकि जब पॉलिएस्टर से ये बनेगा, मशीनों से बनेगा तो खूब सारा बनेगा, ज्यादा यूनिट के अंदर बनेगा, हर घर पर जो है वो तिरंगा लहराएगा। चलिए, रूल्स गवर्निंग द यूजेस ऑफ नेशनल फ्लैग। तो नेशनल फ्लैग को कैसे यूज किया जाना चाहिए, जैसे शाम होने से पहले पहले जो है इसको उतार लिया जाना चाहिए, इसके अंदर 7 फोल्ड्स जो है वो किए जाने चाहिए। ऐसे और भी कई नियम हैं जिनको लिखा गया है किसके अंदर, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 और द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अंदर ये सारी कोड जो है वो लिखी हुई है कि इसको कैसे यूज करना है। इसके साथ में ही प्रीवियस अमेंडमेंट जो है वो फ्लैग कोड के अंदर क्या क्या हुए हैं, तो ध्वज संहिता जो है वो 1947 के अंदर लाई गई थी। आप लोगों ने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, पी वेंकैया। पी वेंकैया जो थे उन्होंने सबसे पहले 1931 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया था, तिरंगे को बनाया था पी वेंकैया के द्वारा, और 1931 का जो कराची अधिवेशन था वहां पर इसको पास किया गया था। और बाद में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस जो है मिलने ही वाली थी, उससे पहले 22 जुलाई 1947 को, ये डेट आप लोग याद रखना, 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को भारतीय संविधान के द्वारा क्या किया गया था, अपनाया गया था। तो ये डेट जो है वो आप लोग जरूर याद रखिएगा। फिर 2002 के अंदर इसमें क्या किया गया था, अमेंडमेंट किया गया, और आम नागरिकों के लिए इसके उपयोग को क्या दी गई, इसकी छूट दी गई कि आप लोग जो है इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले गवर्नमेंट ऑफिशियल जो थे वो ही इसका यूज कर पाते थे। तो आर्टिकल 19 के तहत तिरंगे को लहराने की स्वतंत्रता जो है, फ्रीडम, वो इसके अंतर्गत आती है। तो आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए, इवोल्यूशन ऑफ नेशनल फ्लैग। तो मैंने आप लोगों को पी वेंकैया जो है इनका नाम बताया ही है, और साथ में आप लोग याद रखिए स्वराज ध्वज पर यह आधारित था। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब देखिए कि इसके अंदर कई बार जो है वो चेंजेस किए गए हैं, लेकिन 1931 के कराची में आयोजित कांग्रेस की जो कमेटी थी उसके अंदर राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। यदि हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज को हम लोग पढ़ते हैं, तो टोटल हमारे पास में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। हमारे पास में 10+1 यानी कि शुरुआत में तो फंडामेंटल ड्यूटीज थी ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन फिर
42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1976 के अंदर, और फिर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, उस कमेटी की सिफारिश पर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी इनको क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया। इसके बाद में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और किया 86 2002 के अंदर, और इसके तहत एक फंडामेंटल ड्यूटी जो है उसको भी ऐड किया गया था। और इसी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज के सबसे पहले के अंदर, ए वाले के अंदर ही लिखा हुआ है कि हम लोगों को नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम जो है, इसके साथ में गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इनको क्या करना है, इनकी रेस्पेक्ट करनी है। तो यहां पर नेशनल एंथम लिखा हुआ है, नेशनल सॉन्ग मत कर दीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी के अंदर थोड़ा सा वो यहां पर इसको घुमाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 51A के अंदर इसको क्या किया गया था, ऐड किया गया था। हम लोग देखते हैं कि इसके लिए 2 एक्ट और है। सबसे पहला है एम्ब्लेम्स एंड नेम्स, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज। अगर मान लीजिए इम्प्रॉपर यूज हो रहा है किसका, इंडियन फ्लैग का, नेशनल फ्लैग का, 1950 एक्ट के तहत उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ में ही प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है उन्होंने इसका सिग्निफिकेंस बताया है नेशनल फ्लैग का, कि किस तरीके से हम लोग वर्तमान की जो पीढ़ियां हैं इनको ये बताया जाए कि नेशनल फ्लैग वास्तव में होता क्या है। इसमें अशोक चक्र जो है वो बीचों बीच बना हुआ है, जो कि धर्म जो है इसको, इसकी प्रधानता जो है वो बताता है। कैसे? क्योंकि धर्म के अंदर सबसे सर्वोच्च माना गया है कर्म। यदि आप लोग कर्म करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सारी योजनाएं जो है वो सफल होती दिखाई देंगी। तो ये चक्र जो है वो क्या प्रदर्शित करता है कि आपके जीवन के अंदर जो गति है वो बनी रहे, कहीं भी ठहराव जो है वो नहीं आए। इसके साथ में भगवा रंग का भी इसमें प्रयोग किया गया है, ताकि अनासक्ति जो है वो आपके मन में उत्पन्न ना हो। अनासक्ति होती है कि किसी भी भौतिक वस्तु के प्रति जो है वो आप लोग आसक्ति जो है वो कर बैठते हैं कि ये वस्तु मेरी है। तो जितनी भी फिजिकल थिंग्स जो हैं इनके प्रति जो है वो आप लोग क्या लगाव नहीं रखें। ध्वज के केंद्र में सफेद रंग जो है वो किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है, और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए ये हमेशा प्रेरित करता है। हरा रंग जो है वो हमेशा खुशहाली का प्रतीक माना जाता है, और ये इंसान के जीवन पर निर्भर करता है कि जीवन की परिस्थितियों को वो किस तरीके से लेता है। तो हरा रंग जो है वो खुशहाली, हरियाली, इन सब का प्रतीक जो है वो माना जाता है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कुछ इस तरीके से सिग्निफिकेंट बताया है नेशनल फ्लैग को। चलिए, 2 न्यूज हम लोगों ने कवर कर ली है। अगली न्यूज की हम लोग बात करते हैं। व्हाट इज लिक्विड नैनो यूरिया? लिक्विड नैनो यूरिया आप लोगों को पता है कि लास्ट ईयर, कुछ ही सालों पहले जो है, यानी कि कुछ समय पहले ही जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। यानी कि यूरिया जो है उसको बेसिकली लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना। आप लोग मान के देखिए कि जहां पर आप लोग मार्केट के अंदर अपनी फसल के लिए यूरिया खरीदने जाते हैं और 10 कट्टे आपको 50 किलो के मार्केट से परचेज करने हैं, तो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसके साथ में उसके लिए लेबर जो है वो कितनी लगती है। लेकिन यदि मान लीजिए कि 10 कट्टों को केवल एक बोतल के अंदर समेट दिया जाए, कंक्लूड कर दिया जाए, और एक बोतल को आप जो है वो गाड़ी में रख के ले आए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बची ही, साथ में इसके बाद की लेबर जो है वो भी बचने वाली है। ये तो हुई बेसिक बात। लेकिन हम लोग अब जो है साइंटिफिक बात भी कर लेते हैं। साइंटिफिक बात यह है कि लिक्विड यूरिया जो है वो टारगेटेड प्लांट जो है उसको क्या करता है, उसको अच्छे से न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज करने का मतलब है कि उसको न्यूट्रिशन देता है। न्यूट्रिशन में जब उसको बेहतरीन न्यूट्रिशन प्रदान होगा तो फिर क्या करेगा, वो अच्छे से ग्रो करेगा। इसीलिए इफ्को के जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने लिक्विड नैनो को जो है, नैनो यूरिया, इसको क्या किया है, बनाया है। तो रिड्यूस इनपुट कॉस्ट सबसे पहला ही फीचर इसका ये था। इंक्रीज फार्मर्स इनकम, बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है। एनएस क्रॉप प्रोडक्टिविटी, बहुत अच्छी बात है। चीपर देन कन्वेंशनल यूरिया, इसकी तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं कि किस तरीके से डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग की न्यूज क्या है हमारे लिए। न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के कलोल में देश के पहले लिक्विड नैनो यूरिया जो है इसके लिए एक प्लांट को इनॉग्रेट कर दिया है। ये भारत का पहला
लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट है, ये आप लोग जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिक्विड नैनो यूरिया जो है इसका प्रोडक्शन कौन करता है? इफको करता है, इंडियन फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव। ये जो है इसने क्या किया है, इस लिक्विड जो नैनो यूरिया है इसको बनाया है। तो व्हाट इज लिक्विड नैनो यूरिया, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, आप लोगों ने नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात सुनी होगी, मतलब कि नाइट्रोजन जो है वो किसी पौधे के लिए कितना जरूरी हो सकता है, ये जो है वो निर्भर करता है कि वो जो पौधा है वो किस तरीके का है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात करें कि वातावरण की यानी कि एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है इसको पौधे की जड़ों के अंदर किस तरीके से लेके जाए। जैसे ही वो नाइट्रोजन पौधे की जड़ के अंदर पहुंचता है तो वो उसको फिर न्यूट्रिशन देना शुरू कर देता है। लेकिन इसको परमानेंट कैसे किया जाए, इसके लिए ही यूरिया जो है उसका छिड़काव किया जाता है। तो यूरिया जो है वो एक सफेद रंग का एक केमिकल कंपोजिशन होता है और आर्टिफिशियल तरीके से पौधे के अंदर नाइट्रोजन जो है वो प्रदान करता है। लेकिन इसी को ही नैनो के अंदर, नैनो की हम लोग बात करते हैं हमेशा 10⁻⁹ नैनोमीटर, ठीक है। तो इसके अंदर हमेशा बात की जाती है इन पार्टिकल को इतना बारीक जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया है और एक बॉटल के अंदर यानी कि लिक्विड के अंदर इसको भी क्या कर दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया है। तो लिक्विड नैनो यूरिया जो है वो एक कन्वेंशनल यूरिया से किस तरीके से अच्छा है वो भी हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि लिक्विड नैनो यूरिया सबसे पहले सस्ता होता है। और जहां पर हम लोग कई बैग्स की बात करते हैं जो सॉलिड फॉर्म में आता है, तो उसमें कई सारे बैग जो है उसको छिड़काव करना पड़ता है। और यहां पर जो है वो आपको बहुत ही कम यहां पर स्पेस के अंदर अवेलेबल होता है। इसके साथ में ही इसकी आधा लीटर जो है यानी कि आधा लीटर की कीमत कितनी है, 240 रुपए जो है वो इसकी कीमत है। लेकिन जब हम लोग किसी बैग को खरीदते हैं तो लगभग 3,500 से 4,000 के बीच में इसकी कीमत होती है। तो सबसे पहले कोस्टिंग के यदि पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लिक्विड नैनो यूरिया जो है वो काफी सस्ता होता है। एक बोतल के अंदर ही हम लोग लेके आ सकते हैं उसको। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो हमारी बच जाएगी, लेबर हमारी बच जाएगी, तो कॉस्ट जो है वो बहुत जो है वो कम पड़ती है किसकी, लिक्विड नैनो यूरिया की। गवर्नमेंट के लिए क्या बेनिफिट है, गवर्नमेंट जहां पर 3,500 4,000 के बैग पर जो सब्सिडी दे रही थी वो उसको 250 रुपए पर देने की जरूरत ही नहीं है। यदि हम लोग इसको खुद प्रोड्यूस करेंगे तो बाहर से हम लोग जो यूरिया इंपोर्ट कर रहे हैं वो यूरिया भी हम लोग बहुत कम इंपोर्ट करेंगे, तो हमारी फिजिकल डेफिसिट जो है वो भी बहुत कम हो जाएगी और हम लोग दूसरी कंट्रीज के ऊपर इसके लिए डिपेंड भी नहीं होंगे। इसके साथ में ही लिक्विड नैनो यूरिया जो है इसकी इफेक्टिवनेस 85 to 90% है। मतलब इसको हम लोग देखिए जब भी इसका यूज करेंगे तो ये पौधे को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देगा ही, साथ में इसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो भी बढ़ जाएगी। इसके साथ में ही लिक्विड नैनो यूरिया जो है इसकी सेल्फ लाइफ ऑफ ईयर जो है वो भी काफी अच्छी होती है, 1 साल की होती है। यानी कि इसे 1 साल की अवधि तक रखा और उपयोग किया जा सकता है। और जो लिक्विड नैनो यूरिया है ये नमी के संपर्क में आने पर जम जाने के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई बार आप लोग देखते हैं कि पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से कंबाइंड हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, बड़े बड़े जो है वो एक ट्यूमर्स के रूप में ये बन जाते हैं। लेकिन अब जो है जैसे लिक्विड फॉर्म के अंदर आ गया है तो इसके चिपकने की या फिर जैसे नमी के संपर्क में आता है तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो 85 to 90% है। इसके साथ में अदर बेनिफिट क्या है, सबसे बहुत अच्छा बेनिफिट है कि टारगेटेड सप्लाई होती है। जहां पर भी इसका छिड़काव करना होता है वहां पर टारगेट तरीके से हम लोग इसके क्या कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ में ही जितने भी हम लोग कहते हैं कि पोर्स होते हैं, है ना, स्टोमेटा होता है उस लीव का, तो उस लीव जो है उसके स्टोमेटा और पोर जो है उस पर भी कोई नेगेटिव इफेक्ट जो है वो इस लिक्विड नैनो यूरिया से नहीं होने वाला है। इसके साथ में ही जितना भी आप लोग देखते हैं कि ये जो आपका मिडिल वाला यानी कि सेंट्रल इंडिया की हम लोग बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा यूरिया जो है वो यूज किया जाता है। इसमें हरियाणा हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, नॉर्थ राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो इनके अंदर यूरिया जो है वो ज्यादा यूज किया जाता है। और अंधाधुंध इसका यूज करने से वो जो लैंड है वो क्या हो जाती है, वो फर्टिलाइज होना बंद हो जाती है, तो धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो भी कम हो जाती है। लेकिन लिक्विड नैनो यूरिया से उस क्रॉप की प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी, सॉइल जो है
उसकी क्वालिटी खराब नहीं होगी और वायु के अंदर प्रदूषण भी कम होगा। तो ये सारे जो हैं वो इसके बेनिफिट्स हैं लिक्विड नैनो यूरिया के। तो लिक्विड नैनो यूरिया का पहला प्लांट जो है वो रिसेंटली ओपन कर दिया गया है कलोल में, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके साथ में आप लोग देखिए कि हमारा इंपोर्ट जो है वो यूरिया को लेकर कितना है, यूरिया है, डीएपी है, एमओपी है, इसको लेकर हम लोग बहुत सा इंपोर्ट जो है वो अपने इंडिया के अंदर करते हैं। तो अब ये इंपोर्ट जो है वो बहुत कम हो जाएगा, सब्सिडीज जो है वो गवर्नमेंट को बहुत कम देनी पड़ेगी। आगे हम लोग बात कर लेते हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की, जो कि है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा किसे नहीं चाहिए भाई, है ना। अर्थ जो है ना, अर्थ वो सारा क्या कर देता है, अनर्थ कर देता है। सारा खेल पैसे का ही है, लेकिन इस पैसे को अपने जेब तक बनाए रखने के लिए भाई खर्च नहीं करें, अपने जेब में बना रहे, इसके लिए कई कई हथकंडे जो है वो अपनाए जाते हैं। और जब आपने ज्यादा पैसा कमा लिया है तो उसको कैसे इकट्ठा किया जाए ताकि कम से कम टैक्स देना पड़े। ब्लैक मनी जो है उसके अंदर उसको जो है वो यानी कि ब्लैक मनी के तौर पर हम लोग इकट्ठा करते हैं और व्हाइट मनी के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाए, इसके तहत जो है वो कई कई आइडियाज लगाए जाते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है वो रिसेंटली आम आदमी पार्टी के एक विधायक जो है उनको अरेस्ट किया गया है। मेहुल चोकसी की हम लोग बात करें तो मेहुल चोकसी जो है वो तो वैसे ही आउट ऑफ इंडिया है, बाहर भाग चुका है। विजय माल्या को देख लीजिए। तो ये सभी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है इन पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन इसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं वो हम लोग इस सेशन के अंदर जानते हैं। तो आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं सत्येंद्र जैन, इनको हवाला के लेन देन के तहत जो है पीएमएलए एक्ट के तहत इनको क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इनको क्या किया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग आप लोग समझ रहे हैं कि जो भी आपने पैसा कमाया है, यदि सरकार को टैक्स नहीं दिया है तो वो मनी जो है वो ब्लैक मनी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन बाहर जो है वो आप लोग इसको जब एक्सपेंड करते हैं, यानी कि इसको एक्सपेंडिचर करते हैं, तो इसको व्हाइट मनी के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। स्विस बैंक में बहुत सारी ब्लैक मनी जो है वो इंडियंस की डिपॉजिट है। अभी तक तो खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन देखते हैं सरकार जो है इसके तहत क्या कार्रवाई करती है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इंक्लूडिंग द वियना कन्वेंशन के तहत जो है ये सारा पीएमएलए जो है इसको क्या किया गया है, अधिनियमित किया गया है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, ये जो एक्ट है बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पीएमएलए जो है 2002 में अधिनियमित किया गया था, इसको जो है वो प्रोसेस के अंदर एनेक्ट किया गया था और यह मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि काले धन को सफेद करने की प्रक्रिया में उसको अंकुश लगाने और उसको पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए 2005 के अंदर इसको लागू किया गया था। बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव हैं इसके। पहला, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, सबसे पहले तो इसको कंट्रोल करें और इसके साथ में इसको क्या करें, रोकें। दूसरा है कि जितना भी ये धन है यानी कि प्राप्त संपत्ति को क्या करना, जब्त करना। जो भी उसने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत यानी कि ब्लैक मनी के तहत जो भी संपत्ति उसने क्रिएट की है उसको क्या कर लेना, बिल्कुल उसको जब्त कर लेना, एनकोर्ज कर लेना, ठीक है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े किसी भी मुद्दे को जो है निपटाने के लिए पीएमएलए जो एक्ट है उसको क्या किया गया था, बनाया गया था। तो 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। जब भी आप लोग मेंस आंसर राइटिंग करें तो कम से कम ये 3 पॉइंट जो है वो आप लोग अपने आंसर के अंदर जरूर लिख कर आए। लेकिन जब भी ऐसा कोई ये जो एक्ट लागू किया जाता है या मनी लॉन्ड्रिंग के तहत वो पकड़ा जाता है व्यक्ति, तो इसके लिए एक अथॉरिटी जो है वो अपॉइंट की जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ये क्या करती है, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा इसको अपॉइंट किया गया है और ये इस बात की जो है डिसाइड करती है कि जो भी संपत्ति यहां पर कुर्क की गई है वो संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि केंद्र सरकार के द्वारा एक अथॉरिटी को यहां पर अपॉइंट किया जाता है और ये जो अथॉरिटी है ये डिसाइड करेगी कि बेसिकली वो जो संपत्ति है वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आती है कि नहीं आती। लेकिन यदि मान लीजिए कि इसी अथॉरिटी ने कोई डिसीजन दे दिया है, वो सही है कि गलत है, क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है? बेसिकली इसके लिए एक ट्राइब्यूनल जो है वो भी बनाया गया है, वो भी हम लोग आगे सेशन के अंदर जानते हैं। तो जो भी निर्णायक अधिकारी है इसने जो है वो नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 मतलब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा, लेकिन जो भी प्राकृतिक न्याय है, हम लोग बात करें नेचुरल जस्टिस की, एंड सब्जेक्टेड टू द अदर प्रोविजनल ऑफ पीएमएलए जो है इसके अधीन जो है वो कार्य करेगा। इसने जिस भी संपत्ति को कुर्क करने के लिए कहा है,
जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उससे संबंधित है या नहीं, इसके लिए, इस डिस्प्यूट के लिए एक ट्राइब्यूनल जो है वो भी निर्धारित किया गया है, जो कि इसके खिलाफ यानी कि इसके निर्णय के खिलाफ जो है अपीलेट ट्राइब्यूनल होता है। यदि मान लीजिए कि अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है इससे भी संतुष्ट नहीं है, तो फिर हाई कोर्ट में जो है वो इसके खिलाफ अपील की जा सकती है और इसके लिए स्पेशल कोर्ट जो है वो भी निर्मित किए गए हैं। तो प्रोविजन फॉर एस्टैब्लिशिंग स्पेशल कोर्ट बाय यूनियन गवर्नमेंट अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022, इसके लिए विशेष अदालतें जो है वो भी बनाई गई है ताकि जल्दी से इसके लिए कार्रवाई हो सके और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत वो व्यक्ति जो है उसकी संपत्ति को कुर्क करके उसको गिरफ्तार किया जा सके। 2012 के अंदर इसी एक्ट को क्या किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था, जो कि 2005 के अंदर लागू हुआ था। देखिए इसके अंदर जो भी संशोधन अधिनियम के तहत रिपोर्टिंग इकाई की अवधारणा को शामिल किया गया है, जिसमें एक बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थान और मध्यस्थ जो है वो आदि इसके अंदर यानी कि इंटरमीडिएटरी वो इसके अंदर शामिल हैं। इसके तहत 5 लाख का जुर्माना जो है वो लगाया जाता है। देखिए 2002 के अंदर एक्ट आया, 2005 में लगा और इसके तहत 5 लाख का जुर्माना जो है वो लगाए जाने की एक लिमिट जो थी वो पहले थी, लेकिन अब इसको भी समाप्त कर दिया गया है। इसकी अपर लिमिट जो है वो समाप्त कर दी गई है। अब कितनी भी जो है वो इसके तहत क्या लग सकता है, फाइन लग सकता है। तो ये सारा जो है वो कहां पर लिखा हुआ है, पीएमएलए एक्ट 2012 के अंदर लिखा हुआ है। चलिए अगली न्यूज की हम लोग बात कर लेते हैं, अस्त्र MK1। तो अस्त्र जो मिसाइल है ये बहुत ही बेहतरीन, रिसेंटली अभी डीआरडीओ के द्वारा क्या की गई है, यहां पर टेस्ट फायरिंग इसकी की गई है। तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा अस्त्र मार्क 1 जो है इसकी आपूर्ति के लिए हैदराबाद स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, इनकी गवर्नमेंट की कंपनी है जिसका नाम है BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है, इसके साथ में एक MOU पर साइन किए गए हैं। अस्त्र मार्क 1 जो है ये क्या है, बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि आपके देखने से भी परे है। देखिए हम लोग यदि मिसाइल्स की बात करें तो इसके पाथ के बेसिस पर इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। क्रूज मिसाइल होती है, बैलिस्टिक मिसाइल होती है। क्रूज मिसाइल जो होती हैं वो सरफेस से बिल्कुल पैरेलल चलती हैं और इस यानी कि अर्थ के एनवायरमेंट के अंदर ही वो क्या करती हैं, मोशन करती हैं और अपने टारगेट को क्या करती हैं, हिट करती हैं। टारगेट का वो पीछा भी कर सकती हैं। ये क्रूज मिसाइल की एक बहुत ही बेहतरीन स्पेसिफिकेशन होता है। लेकिन यहां पर ये जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है और बैलिस्टिक मिसाइल को एयर टू एयर, ठीक है, इसके साथ में ही ये जो है ये तो एयर टू एयर मिसाइल है और भी कई वेरिएंट जो है इसमें आते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल ये पृथ्वी के वातावरण के बाहर निकल जाती है यानी कि एनवायरमेंट के बाहर निकलकर फिर अपने टारगेट को फिक्स करती है और फिर जो है वो एक बार टारगेट फिक्स करने के बाद उस टारगेट पर जाकर हिट करती है। अनकंट्रोल कंडीशन के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल जो है हिट करती है, बहुत ही बेहतरीन होती है और इससे जो है वो ज्यादा यानी कि खतरनाक ये मिसाइल होती है बैलिस्टिक मिसाइल कंपेयर टू क्रूज मिसाइल के। तो डीआरडीओ ने इसको रिसेंटली विकसित किया है और भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 के अंदर जो है या तेजस के अंदर MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान के अंदर इसकी तैनाती की जा सकती है। इसकी मारक क्षमता 110 किलोमीटर है। तो मार्क 1 जो है अस्त्र, इसको जरूर याद रखना। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं सेफ्टी ऑफ आधार। आधार कार्ड कितना सेफ है, यहां तक कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमने जो है वो भर भर के आधार कार्ड बांट दिए हैं। जब भी हम लोग सिम लेने के लिए जाते हैं तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले ले भैया। इसके साथ में होटल के अंदर जा रहे हैं तो वो 10 फोटोकॉपी करा रहा है, यहां फोटोकॉपी लगेगी, वहां फोटोकॉपी लगेगी। हर होटल के अंदर हम लोग जहां देखे वहां आधार कार्ड की फोटोकॉपी जो है वो लगा देते हैं। लेकिन इसका मिसयूज जो है वो क्या हो सकता है वो हम लोग नहीं सोचते हैं। इसलिए इसकी सेफ्टी के लिए रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन 2 दिन के बाद ही इस नोटिफिकेशन को वापस से ले लिया। यहां पर आप लोग एक आधार कार्ड देख रहे हैं, एक विशेष आधार कार्ड है जिसमें आप लोग XX ऐसे देखते हैं। जैसे आप लोग बैंक अकाउंट किसको डिटेल सेंड करते हैं, किसी की फोटो जो है वो आप लोगों ने जैसे पासबुक की फोटो लेकर फिर उसको सेंड किया है तो वहां पर ऐसे XX कुछ लिखा रहता है, पूरा नंबर जो है वो नहीं लिखा रहता। इसके साथ में डेबिट कार्ड जो है वो कुछ डेबिट कार्ड ऐसे होते हैं जिन पर XS ऐसे क्रॉस करके और फिर कुछ डिजिट जो है वो लिखी रहती है। इस तरीके से आप लोगों ने कई बार देखा होगा। तो ये जो होते हैं ये होते हैं मास्क, ठीक है। तो मास्क आधार कार्ड या मास्क डेबिट कार्ड जो है वो इनको कहा जाता है। लेकिन अब इसकी सेफ्टी की बात की जा रही है। हुआ क्या है रिसेंटली वो हम लोग जान लेते हैं। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आधार कार्ड की जब भी बात की जाती है
तो इसी ऑर्गेनाइजेशन की, इसी प्राधिकरण की जो है वो बात की जाती है। इन्होंने एक एडवाइजरी जारी की और उसको 2 दिन बाद जो है वापस से ले लिया। अब वो एडवाइजरी क्या थी? एडवाइजरी ये थी कि आधार कार्ड की फोटोकॉपी जो है उसको कम से कम जो है वो क्या किया जाए, वितरित किया जाए, उस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि हो सकता है कि उसकी जो है वो मिसयूज किया जा सकता है। लेकिन इस एडवाइजरी को वापस से ले लिया, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि यदि मान लीजिए कि मास्क फॉर्म के अंदर आप लोगों ने आधार कार्ड को यूज किया है और गलत आधार कार्ड है, और यदि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर वही आधार कार्ड जो है वो पकड़ में आता है तो वहां पर XX लिखा हुआ है, तो कैसे फिर उस व्यक्ति की पहचान की जा सकती है? लेकिन इसके साथ में और भी कई जो थे वो इसके तहत यहां पर जो है गलत व्याख्या यानी कि गलत इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन जो था वो इसके अंदर हो रहा था, इसलिए वापस से इसका एडवाइजरी जो है वो वापस से ले ली गई थी। अब देखिए वो जो एडवाइजरी है वो क्या कहती है। आप लोग आधार कार्ड का जब भी यूज करते हैं तो एक मास्क आधार कार्ड जिसमें कुछ XX ऐसे लिखा रहता है, तो यही XX जो है वो क्या काम करता है, ताकि हर कोई व्यक्ति जो है वो उसकी कॉपी ना कर सके, उसका मिसयूज ना कर सके, इसलिए उसके नंबर जो है 12 डिजिट के नंबर उनको क्या कर लिया जाता है, छुपा लिया जाता है। जब भी यहां पर आप लोग कंप्यूटर से डाउनलोड करते हैं तो कैफे के अंदर या फिर कोई पब्लिक प्लेस है वहां से आधार कार्ड को डाउनलोड ना करें, यह भी एडवाइजरी के अंदर कहा गया था। और कंप्यूटर सिस्टम से पूरी तरीके से जो डाउनलोडेड आधार कार्ड है उसको क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, ऐसा उस जो है एडवाइजरी उसके अंदर कहा गया था, लेकिन उसको वापस से ले लिया गया। अब ये जो है सेफ्टी के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, वो क्या कहते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो आधार के लिए आधार एक्ट जो है वो 2016 के अंदर लाया गया था। उसके तहत जितनी भी सब्सिडीज हैं, जितनी भी बेनिफिट्स हैं गवर्नमेंट के सर्विसेज के, वो क्या कर सकते हैं कि सीधा अकाउंट के अंदर सेंड किए जा सके, और इसके लिए ही आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक किया जाता है ताकि सब्सिडी जो है वो आपके सीधे अकाउंट में पहुंच जाए। इसके साथ में ही जितना भी डेटा है उस डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाए इंडियन सिटीजन्स के, ताकि वो जो डेटा है वो और भी काम में आ सके। ठीक है, इस तरीके से ये जो आधार कार्ड है उसका उपयोग किया जाता है। आप लोग देखते हैं कि इस अधिनियम के अंदर, इस एक्ट के अंदर यह भी बताया गया है कि इंसान की जो भी गोपनीयता है, मतलब इंफॉर्मेशन जो है उसको कैसे भी करके उसको सेफ रखा जाए, उसको जो है स्पेसिफिक रखा जाए, और इसके लिए एक विशेष नियम जो है वो भी बनाए गए हैं। तो प्रमाणित जानकारी का उपयोग निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य चीज के लिए नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। इसके साथ में आप लोग देख सकते हैं आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन और ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड्स वुड ओनली बी लायबल टू बी प्रोड्यूस्ड परसुएंट। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि यदि मान लीजिए कि इससे संबंधित कोई विवाद होता है तो उसके रिकॉर्ड की जानकारी एक सेक्रेटरी लेवल का एक अधिकारी जो है उसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है, या फिर वही उसको क्या कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है। तो ये जो है वो आधार एक्ट 2016 जो है उसके तहत ये सारे नियम जो है वो बनाए गए हैं। UIDAI क्या चीज है? 12 जुलाई 2016 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि पूरे भारत के अंदर जितने भी लोग हैं उनके लिए एक यूनिक आइडेंटिटी जो है वो होनी चाहिए, और उसके तहत ही एक एक्ट पारित किया गया और उसमें आधार कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। ये पूरा कंट्रोल सिस्टम जो है वो किसके द्वारा डिसाइड किया गया? ये डिसाइड किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अभी भी जो है वो पूरा इसके अंदर अंडर कंट्रोल होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के तहत। और शुरुआत के अंदर UIDAI की स्थापना भारत सरकार के द्वारा जनवरी 2009 में योजना आयोग के तत्वावधान के अंदर जो है वो संलग्न कार्य के रूप में की गई थी। ठीक है, तो शुरुआत के अंदर योजना आयोग के तहत ही जो है यानी कि उसके एक ऑफिस के अटैच जो है इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। तो 12 जुलाई 2016 को ये एक जो है इसकी शुरुआत की गई थी एज ए अथॉरिटी। ठीक है, इसके साथ में ही एक मैंडेट जो है वो भी जारी किया गया था कि 12 अक्षर का एक स्पेसिफिक नंबर जो है वो आप लोगों को दिया जाएगा, और यही स्पेसिफिक नंबर जो है वो आप लोगों को कई योजनाओं को जो है लाभ दिलाने में, बेनिफिट्स को लेने में, और इसके साथ में आपका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है वो भी निर्धारित करेगा। और 31 अक्टूबर 2021 तक लगभग 131.68 करोड़ जो है आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं। और अब गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, एडवाइस जारी कर रही है, एडवाइजरी कि आप जो है इसकी फोटोकॉपी जो है वो घर घर ना बांटे, हर होटल में ना बांटे, है ना,
कैफे पे आपकी फोटोकॉपी जो है आधार कार्ड की वो देखी जाती है। इसके साथ में हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, वहां पर भी आप लोग फोटोकॉपी जो है वो दे देते हैं। तो अब तो जो है फोटोकॉपी पूरी आराम से धड़ल्ले से जो है वो मार्केट में आ चुकी है। लेकिन अब जो है यूआईडीआई इसने ये डिसाइड किया है कि अब जो है वो फोटोकॉपी नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये एडवाइजरी तो वापस जारी कर ली गई है। देखेंगे आगे अगला कदम जो है वो क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया फाइनली होल्ड्स टॉक विथ अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट। तालिबान गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान के अंदर बहुत मजबूत पकड़ जो है वो कर ली है, लेकिन फाइनली जो है वो भारत के साथ में अब ये जो है वो बातचीत की जाएगी। क्या होगा, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार जो है वो भारत के विदेश मंत्रालय के अंदर ज्वाइंट सेक्रेटरी है जेपी सिंह, उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो कहां पहुंचा है, अफगानिस्तान के अंदर पहुंचा है। क्यों पहुंचा है, कारण क्या है उसके पीछे कि अफगानिस्तान के अंदर आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने रोड्स के ऊपर काफी जो है वो एक्सपेंडिचर किया है। वहां पर हम लोगों ने कई सारे बांध बनाए हैं, जैसे सलमान डैम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो सलमान डैम जो है वो इंडिया के द्वारा बनाया गया है, और भी कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है जो कि भारत ने बनाए हैं। अब उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके साथ में इंडियन स्टूडेंट्स जो कि अफगानिस्तान के अंदर हैं, पेशेंट्स हैं, और दूसरे जो है वो और जो व्यक्ति है, डिप्लोमेट्स हैं, उनको कैसे लाभ पहुंचाया जाए, इसके लिए वापस से जो है वो अफगानिस्तान से बातचीत की जा रही है। लेकिन पहली ये जो बातचीत है वो तालिबान सरकार के साथ में हो रही है। देखिए, इससे पहले भारत ने बहुत सारी मदद की है, जैसे 20,000 मैट्रिक टन जो है वो गेहूं अफगानिस्तान के अंदर पहुंचाया था। और आप लोग को पता होगा कि ईरान के अंदर एक बंदरगाह है, चाबहार बंदरगाह। तो चाबहार बंदरगाह के थ्रू अफगानिस्तान के अंदर पहुंच बनाई थी किसने, भारत ने। तो मिडिल एशिया जो है, मिडिल ईस्ट जो है, यहां पर पहुंच बनाने के लिए ही भारत ने अफगानिस्तान जो है इससे बातचीत शुरू कर दी है। इसके साथ में कोविड-19 के दौरान लगभग 5 लाख खुराक जो है वो और कपड़े जो है सर्दियों के वो भी भेजे गए थे, कहां पर, अफगानिस्तान के अंदर। तो भारत जो है वो अफगानिस्तान की हेल्प तो करना चाहता है, लेकिन जब दोनों पक्ष बराबर होते हैं तभी ये जो है हेल्प की जा सकती है। तो इस सहायता को यूनाइटेड नेशंस का आप लोग को पता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसके साथ में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूनिसेफ, अनेक जो है संगठनों के माध्यम से वितरित किया गया है। आपको पता होगा कि भारत जब अफगानिस्तान के अंदर गेहूं पहुंचाना चाह रहा था तो पाकिस्तान जो था इसने बीच में टांग अड़ाई थी। पाकिस्तान ये चाह रहा था कि जो भी गेहूं भारत से अफगानिस्तान पहुंच रहा है उसमें पाकिस्तान के ट्रकों की सहायता से वो कहां पहुंचे, अफगानिस्तान के अंदर पहुंचे। लेकिन फिर भारत ने यह कहा कि हम तो चाबहार बंदरगाह से ही पहुंचा देंगे, आप लोगों की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद जो है वो पाकिस्तान ने फिर हामी भर दी थी कि ठीक है, आप ही के ट्रक जो है वो वहां तक क्या करेंगे, इसको सप्लाई करेंगे। अब देखिए इंडिया का स्टैंड जो है वो क्या है आफ्टर तालिबान टेक ओवर। तो तालिबान ने टेक ओवर किया है, उसके बाद में इंडिया का क्या स्टैंड है। देखिए, भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC द्वारा संकल्प 2593 को जो है वो अपनाया गया था। इस संकल्प में कहा गया है कि अफगानिस्तान के क्षेत्र का उपयोग किसी भी देश को धमकी देने या आतंकवादियों को शरण देने के लिए नहीं किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके साथ में ही काबुल जो एयरपोर्ट है इसका कमर्शियल यूज जो है वो होना चाहिए, यह भी भारत के द्वारा कहा गया था। और इसके साथ में ही भारत ने नवंबर 2021 के अंदर अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता जो है, जिसको हम लोग कहते हैं दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग जो है अफगानिस्तान के ऊपर, वो नवंबर 2021 के अंदर भारत के अंदर ही हुआ था। भारत ने ही उसकी क्या की थी, मेजबानी की थी। अब देखिए इशू क्या है, तालिबान का अफगानिस्तान पर पूर्ण नियंत्रण जो है स्थापित हो चुका है। वहां पर कोई जो है इनकम के सोर्सेज नहीं है, वहां के यूथ जो है वो काफी परेशान है। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि हम लोग या तो दूसरे देश के अंदर पलायन करें, दूसरे देश में जाएं, या फिर आप हमारे देश के अंदर ही जो है वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए। तो बहुत सारे अफगानिस्तान के जो लोग हैं या फिर दूसरे देशों से वहां पर आए हुए लोग हैं, उनको इनकम की जो है वो काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। नेक्स्ट देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ अफगान स्टेबिलिटी, मतलब अफगान के अंदर यदि स्टेबिलिटी होती है तो उसका क्या जो है वो सिग्निफिकेंस है। अफगानिस्तान में तालिबान की बहाली का असर इसके पड़ोसी मध्य एशियाई जैसे देश जो है वो तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि के अंदर फैल सकता है। इसके साथ में ही यदि मान लीजिए अफगानिस्तान के अंदर कोई रिफ्यूजी क्राइसिस होता है तो फिर मध्य एशिया और उसके बाहर के देशों में शरणार्थी संकट जो है वो भी उत्पन्न हो जाएगा।
तो अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी होना जरूरी है, क्योंकि अनस्टेबिलिटी जो है वो रूस और अमेरिका बहुत सारा यहां पर कर चुके हैं। अफगानिस्तान के अंदर स्थिरता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इंडियन ओशन का जो रीजन है वहां पर मदद जो है वो पहुंचने के लिए अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी है। ठीक है, तो ये चीज है आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब देखिए, अफगानिस्तान में जो है वो तालिबान की उपस्थिति है। भारत ने पहले ही बहुत ज्यादा यहां पर इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब भारत ये चाहता है कि जो पहले इन्वेस्टमेंट हो चुका है, जितनी भी प्लान्स हैं उनको क्या किया जाए, आगे फर्दर प्रोसीड किया जाए, उनको पूरी तरीके से क्या किया जाए, कंप्लीट किया जाए। और 3 अरब डॉलर की जितने भी एसेट्स हैं उनकी सुरक्षा हेतु भारत को अफगानिस्तान में सभी पक्षों के साथ संपर्क स्थापित जो है वो करने चाहिए। ठीक है, तो ये सारा वाक्य जो है वो हम लोगों ने यहां पर समझ लिया है। इसके साथ में ही तालिबान के द्वारा जो हिंसा की जा रही है उस पर रोक लगाई जाए और नागरिकों को जो है वो क्या की जाए, सुरक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है अफगानिस्तान के। और आप लोग मेंस आंसर राइटिंग के अंदर एक बात जरूर ध्यान रखना, अफगानिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो रिसेंटली पूछा भी गया था मेंस के अंदर, और आगे भी जो है स्टेट पीसीएस के अंदर ऐसे क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, तो एससीओ के अंदर जो है वो अफगानिस्तान को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, ये भी यहां पर कहा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। बहुत ही बेहतरीन, देखिए अगली न्यूज क्या है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, नुपुर शर्मा, इनका जन्म 1985 के अंदर हुआ। भाई देखिए, बीजेपी की प्रवक्ता है, स्पोक्स पर्सन है। रिसेंटली इन्होंने ऐसा बयान दे दिया और उस बयान के चलते जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, ईरान है, इसके साथ में यूएई है, इन्होंने भारत की निंदा की, कतर ने भारत की निंदा की कि ये जो है क्या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल बयान है। उन्होंने कुछ ऐसा कहा, नाराजगी जो है वो अपनी व्यक्त की। तो नुपुर शर्मा के बारे में हम लोग थोड़ा सा इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री देख लेते हैं। देखिए, नुपुर शर्मा जो है 1985 के अंदर इनका जन्म हुआ और अभी जो है वो 37 ईयर्स ओल्ड हैं। 2008 के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये प्रेसिडेंट रह चुकी हैं और 2012 की बाद में इन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया और उसके बाद में इनका जो ग्रोथ का ग्राफ जो है वो काफी ऊंचाई पर उठता हुआ दिखाई देता है। और इनको 2020 के अंदर बीजेपी का नेशनल स्पोक्स पर्सन जो है वो भी अनाउंस किया गया। तो नुपुर शर्मा ने रिसेंटली पैगंबर मोहम्मद पर एक टिप्पणी की और उसी टिप्पणी के बाद जो है इनको अपने पद से हटा दिया गया। तो ये जो है पूरा वाक्य, इसको भी हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं। तो इस्लामिक सहयोग संगठन जो है ओआईसी, उन्होंने इस बात की निंदा की कि ये जो है नुपुर शर्मा, इन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में ये टिप्पणी जो है वो क्यों की है, और इसके साथ में ही कई देश जो हैं उन्होंने भी इसके बारे में निंदा जताई है। ओआईसी जो है उसको हम लोग जान लेते हैं। ये जो है 1969 के अंदर गठित किया गया एक संगठन था जिसमें 57 देश जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन सा है, ओआईसी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इस्लामिक कंट्री जो है 57, उनका एक सम्मिलित संगठन है ये। ठीक है, तो इस संगठन का ये कहना है कि मुस्लिम विश्व की सामूहिक आवाज है। ठीक है, मतलब पूरे समुदाय को एकजुट करने के लिए ये जो है ओआईसी वो काम करता है और इसका सेक्रेटेरिएट जो है वो कहां पर है, सऊदी अरब के जेद्दा के अंदर जो है वो स्थित है। ठीक है, इसके साथ में ही यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन जो है उसके अंदर ओआईसी के स्थायी प्रतिनिधि मंडल जो है वो भी शामिल हैं। तो इसके अब सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए? भाई ओआईसी की हम लोग बात कर रहे हैं, नुपुर शर्मा तो जो अपना स्टेटमेंट देना था वो दे दिया, इनको जो है उस पद से हटा भी दिया गया है। ठीक है, लेकिन ओआईसी जो है इसके लिए इंडिया जो है वो कितना सिग्निफिकेंट रखता है, मतलब ओआईसी जो है वो इंडिया के लिए कितना सिग्निफिकेंस है वो हम लोग जानते हैं। देखिए, हाल के दिनों में भारत और ओआईसी के मध्य जो है वो आर्थिक और ऊर्जा संबंधी परस्पर निर्भरता में वृद्धि विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एनर्जी सेक्टर के लिए हम लोग इन्हीं कंट्रीज पर ज्यादा डिपेंड करते हैं, यहीं से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इसके साथ में ही व्यक्तिगत रूप से भारत के ओआईसी के लगभग सभी सदस्य देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। तो अब इस संबंध को ना बिगाड़ा जाए, सऊदी अरब है, यूएई है, इन देशों से संबंध जो है वो अच्छे किए जाएं। लेकिन एक बयान ने जो है वो पूरा जो है वो मामला उलट कर दिया और इन सभी देशों ने हमारी निंदा जो है वो करना शुरू कर दिया। ओआईसी में भारत के 2 करीबी पड़ोसी हैं, बांग्लादेश और मालदीव जो है वो भी इसके अंदर क्या है, शामिल हैं।
ठीक है, ये सेशन आप लोग कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं दीपक इंदौरा 021। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी फीडबैक हो, आप लोग मुझे यहां पर दे सकते हैं। इसके साथ में ही इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोग को दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर टेलीग्राम पर अवेलेबल होगी। चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और बहुत ही बेहतरीन सेशन जो है वो स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए लाता रहेगा। तो पीआईबी का वीकली एनालिसिस आप लोगों को हर वीक मिलेगा। जल्दी जो है वो नेक्स्ट पार्ट इसका आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। लेकिन हाँ, आप लोग इसके बारे में फीडबैक देना मत भूलिएगा, आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा। चलिए, नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।